मंगरुआ अक्सर कहता रहा है कि हर दिल में एक गांव बसता है और उसी दिल में बसे हुए गांव को खोजने के क्रम में मंगरुआ आज पूर्व सांसद आनंद मोहन के पास पहुंचा है। जी हाँ, वही आनंद मोहन जो पचगछिया के रहने वाले हैं। पचगछिया यानी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह का गांव। पचगछिया यानी कोसी के गांधी का गांव। पचगछिया यानी तमाम तरह के कांग्रेसी सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रहा गांव, जहां गांधी भी जाते हैं, जहां विनोबा भी जाते हैं। और उसी पचगछिया की कहानी सुना रहे हैं राम बहादुर सिंह के पोते और पूर्व सांसद आनंद। तो गांधी तो शुद्ध बनिया ठहरे, कहा कि इस पर जब बैठेंगे तो दे दोगे। वो तो था एस्टेट का प्रतीक था, जो बारिश होते थे उसके एस्टेट के वो बैठते थे, तो ये तो असंभव काम था। तो सारे लोग चुप लगा गए और गांधी वहां से चल पड़े। मेरे दादाजी को पूछे कि राम बहादुर तुम्हारा घर कितना दूर है, जबकि वहां पब्लिक मीटिंग भी होनी थी। पूछे तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है। उस समय मील से आंका जाता था, तो उन्होंने बोला कि भाई हाफ मील पौने मील के करीब है। बोला चलो, खाना कहाँ है, तो वहीं है। तो गांधी उनके कंधे पर हाथ दिए चल पड़े। दादाजी चिंतित हुए, वहां कोई फील्ड उल्ड था नहीं। आगे बढ़ा के कान में अपने दूत लोगों को बोले कि सामने जो गेहूं है उसको काट के उसी को बिछा देना। और एक मंडप बना हुआ था, तो उस मंडप पर फूस का मंडप था, वहीं खाने की व्यवस्था थी। तो बहुत ढंग से बनाया गया था, गोबर से लीप के अच्छा से उसमें चरखा वाला सूत का फूल वो सब सजाया गया था। तो गांधी जब तक धीरे धीरे आवे तब तक लोग हाथों हाथ, करीब 12 बीघा आगे में था तो शंकर के आगे का, तो उस सब को फसल को उस समय इतना सघन नहीं होता था गेहूं, छिट्टा मारते थे लोग, बारिश के पर निर्भर होता था, खाद पानी कम पड़ता था। तो उस सब को काट के लोग फैला दिया बैठने के लिए। और उसी मंडप पर एक ध्वनि विस्तारक आया, गांधी वहीं भाषण किए, वहीं खाना खाए। जब गांधी जाने लगे तो दादाजी निराश हुए कि भाई वहां तो ये सिंहासन मांग दिए थे रत्न जड़ित, और ड्योढ़ी स्वाभाविक है नहीं, इसको कैसे दिया जाएगा, वो प्रतीक था राजघराने का। तो फिर दादाजी उनको रोक के और अपनी पत्नी कुंती देवी, मेरी दादी माँ को साथ लेके आंगन गई और आंगन में अपनी देवरानियों, उनकी 3 देवरानियां थी और बहुएं, सबों से जो भी जेवरात थे उनके पास। बोले कि प्रतिष्ठा का सवाल है, गांधी हमारे घर आए और गांव से निराश होकर नहीं जाना चाहिए। तो 4 शेर जेवर, जो कमजोरी होती है औरतों की, मेरे घर की बहुओं ने, मेरी दादी माँ, मेरी माँ, चाची वगैरह, ये 4 शेर जेवर दादाजी को दिए। और दादाजी उसको आज़ादी के संघर्ष के कोष में ये कहते हुए कि हमारी तरफ से, गांव की तरफ से, ये हमारे घर की तरफ से नहीं, गांव की तरफ से ये हमारा तुच्छ भेंट है। और वो गांधी जी हंस के उसको समेट के लेके अपना गए।
इतना ही नहीं, लोग राजनीति में आते हैं तो आज एक बार एमएलए एमपी बन जाता है तो उसका स्टैंडर्ड, उसका रहन सहन, उसके घर दरवाजे सब बदल जाते हैं, आप लोग जानते हैं। हम लोग जहाँ से आए वो राजनीति से कुछ पाने के लिए नहीं, हमारे लिए राजनीति तिजारत नहीं रही, पेशा नहीं रहा। हम लगातार देते रहे देश और समाज को। 400 बीघा जमीन, इस समय ये जमीनें बिक गई। स्वतंत्रता के बाद हमारा परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। जब दादाजी जेल गए तो फीस भरने यही गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में हमारे चाचा जी, बड़े बाबूजी, छोटे चाचा जी, पिताजी सब पढ़ा करते थे। और वो साधारण स्कूल या कॉलेज नहीं था, वो ऐसा स्कूल था, ऐसा शिक्षा मंदिर था जहां आजादी के सेनानी तैयार होते थे, स्वतंत्रता सेनानी। स्वामी श्रद्धानंद जी का आशीर्वाद था, बड़े लोग हुए स्वामी जी, जिसको एक मुस्लिम चरमपंथी ने मार दिया था। तो स्वामी श्रद्धानंद जी बहुत बड़े नाम थे उन दिनों। अगर वो मरते नहीं तो मैं समझता हूँ ये गोखले, गांधी, माने इस सब के टक्कर के लोग थे ना। तो स्वामी जी का आशीर्वाद उस कांगड़ी को था। और कांगड़ी में जब पढ़ते थे और जेल चले गए दादाजी, तो फीस भरने की भी स्थिति हमारे परिवार की नहीं रही। तब ये ऐतिहासिक सच है कि राजेंद्र बाबू जो बाद में प्रथम राष्ट्रपति बने, वो हमारे पिताजी, बड़े बाबूजी, चाचा जी का फीस भरा करते थे। अनुग्रह बाबू दादाजी के अच्छे मित्रों में से थे। राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, ये लोग। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मेरा गांव इस मामले में हम सौभाग्यशाली हैं कि मैं समझता हूँ बिहार में कोऑपरेटिव का प्रयोग मेरे यहाँ हुआ, दादाजी के सानिध्य में, नेतृत्व में, धर्म बखारी करके, जहाँ लोग अपने अनाज का एक हिस्सा धर्म बखारी को देता था। और ये शादी समारोह में जो टेंट समझाना, बर्तन, अनाज, माने जो भी अच्छे बुरे दिन में धर्म बखारी से लोगों को सहयोग दिया जाता था। ये उनके मन पर था कि जो हम धर्म बखारी से ले रहे हैं उसको हमको उतना ही लौटाना नहीं है, उसमें कुछ इजाफा करके वापस करना है। उनके श्रद्धा पर निर्भर था, कोई बयान नहीं था कि आप उसको धर्म बखारी में कितना योगदान देते हैं। इस तरह पूरे इलाके और जिले में पंचगछिया का धर्म बखारी प्रसिद्ध था। और इलाके भर के लोग, कई पंचायतों, उस समय पंचायत नहीं होते थे, तब मेरे यहाँ पंचायत गठित हुआ था कि अंग्रेजों के थाने में, अंग्रेजों के न्यायालय में हमारे गांव के मुकदमे नहीं जाएंगे। ये पंचायत गठित हुआ जो निर्विरोध की परंपरा कल तक चली, हाल तक।
वहाँ कोई मुखिया, कोई सरपंच, कोई पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद चुने नहीं जाते थे, वोट नहीं होता था इसका, निर्विरोध चुने जाते थे। इलेक्शन से नहीं जीतते थे, निर्विरोध जीतते थे। गांव के लोग बैठ के फैसला, पंचायत के लोग बैठ के फैसला लेते थे। बाद के दिनों में, आजादी के बाद जो हमारी बची खुची जमीनें थी, जब भूदान आंदोलन को लेके, ग्रामदान आंदोलन को लेके विनोबा जी मेरे घर आए और वहां पड़ाव डाला, तो आज भी खादी ग्राम पंचगछिया स्टेशन के पूरब विद्यमान है, जहां कुटीर उद्योग का प्रयास दादाजी के नेतृत्व में हुआ, जहां दरी बिनने से लेके कंबल, कपड़ा, चरखा, ये सब, ये आपको फर्नीचर, तेलघानी, शुद्ध सरसों तेल, करुआ तेल जिसको कहते हैं, वो उस समय पैकेट होता था, वो ये टीना में जो बंद होता है, अभी तो दुकानों में, उस समय होता था। ये सब खादी ग्राम में ट्रेनिंग दी जाती थी। आज भी वो विद्यमान है, और उसके लिए भूदान के लिए 15 या 16 एकड़ बीघा, उस समय बीघा होता था, बीघा जमीन दादाजी ने बची खुची जो जमीनें थी उसमें दान कर दिया। लेकिन भातृ प्रेम इतना था कि बाकी के कोई दादाजी या मेरे चाचा जी ने इसका विरोध नहीं किया, जबकि आर्थिक स्थिति बहुत डमाडोल हो गई थी। आजादी के आंदोलन ने तोड़ के रख दिया था संघर्ष। और आजादी के बाद उन्होंने अपने सभी बेटा को, भतीजा को, भाइयों को जमा करके कहा कि अब आजादी के बाद की जो राजनीति होगी कांग्रेस की, वो सत्ता की राजनीति होगी। दूर दूर तक कांग्रेस को कोई टक्कर, कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं होगा। ये लगातार सत्ता में रहेंगे और सत्ता इनके अंदर सरांध पैदा करेगी। धीरे धीरे लोग करप्ट होंगे। जो आजादी के सेनानी थे, सत्ता उनको करप्ट करेगी, भ्रष्ट करेगी। एक समय ऐसा आएगा 25 वर्षों के बाद, ये उस किताब में है, दादाजी की किताब में जो आपको जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने लिखा कि एक समय ऐसा आएगा जब कांग्रेस के खिलाफ नौजवान सड़कों पर उतरे, उनके करप्शन के खिलाफ नौजवान सड़कों पर उतरे। तो आजादी के बाद उन्होंने कहा कि हमारे घर के लोग आजादी के बाद की जो राजनीति थी उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। स्ट्रिक्टली मना कर दिया। कहा कि अगर हिस्सा लेंगे तो करप्ट होंगे, शासन का अंग बनेंगे, अहंकार होगा, और जो राष्ट्रीय आंदोलन का हमारा घर मंदिर माना जाता है, आजादी का टेम्पल माना जाता है, वो बदनाम होगा। तो उन्होंने अपने भाइयों को, भतीजों को, बेटों को राजनीति में जाने से स्ट्रिक्टली, बिल्कुल सख्त मनाही
की, लेकिन वो अपने डायरी में लिख के गए यही बात कि 25 वर्षों बाद जो बदलाव का आंदोलन होगा, परिवर्तन की राजनीति होगी, उसमें अगर हमारे घर के नौजवान शामिल होना चाहे तो उनको रोकना भी नहीं। ठीक 25 वर्षों बाद इस देश में सन 42 की क्रांति के अगुआ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 74 आंदोलन आया। जब मैं उस लड़ाई में कूदा, तत्कालीन रेल मंत्री ललित बाबू, जो जिनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते थे, तत्कालीन बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर लाटन चौधरी जी, जिनसे बड़े बाबूजी के अभिन्न मित्र हुआ करते थे एक दूसरे के, इन सब की मनाही आई। पत्र आया बड़े बाबूजी के नाम से कि अपने ही घर में जब जयप्रकाशी हो जाएंगे तो कांग्रेस का क्या होगा। लबो लबाब ये था, इसको लिखिए कि जब अपने ही घर में या घर के लोग जयप्रकाशी हो जाएंगे तो कांग्रेस का क्या होगा। लेकिन जेपी भी तो कांग्रेस से ही निकले थे। जेपी कांग्रेस से अलग कहाँ थे? कांग्रेस से अलग थे। जेपी कम्युनिस्ट भी कांग्रेस से निकले और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस से निकले और हेडगेवार भी कांग्रेस से निकले। अब किस कांग्रेस की बात करते? कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म था आजादी के आंदोलन का, जहां सभी गए। श्रीपाद अमृत डांगे जो कम्युनिस्ट के नेता हुआ करते थे बाद के दिनों में, उससे लेके विभिन्न विचारधारा के लोग, चाहे वो हेडगेवार हो, चाहे वो श्रीपाद अमृत डांगे हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपको जेपी हो, लोहिया हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, सभी उन्होंने सोशलिस्ट कांग्रेस बनाया था, या कांग्रेस सोशलिस्ट कह लीजिए, एक धारा बनाया जहां से सोशलिस्ट पार्टी बाद में निकली ना। तो जयप्रकाश नारायण जब खड़े हुए और उस आंदोलन में जब हम कूदे, कितने साल के थे आप? 17। तो उसके बाद मुझ पर कड़ाई हुई, सख्ती हुई। उस पत्र के बाद घर में बंद कर दिया गया। बहुत बातें हैं। जेल से भागलपुर चले गए थे, जेल से निकल के आए, सख्ती बरती गई। और मेरे यहाँ एक परंपरा थी, अच्छी परंपरा, जो अब नहीं हो रही है हम लोग के समय भाव में गांव में, कि कोई गलती छोटा मोटा करे तो हमारा जो संयुक्त परिवार था, 3 दादा और 7 चाचा का, जो अभी भी आपसी बहुत प्रेम है, तो एक गोल बेंच कॉन्फ्रेंस होता था चांदनी रात में, हम सब बैठते थे और उसमें नई नवेली दुल्हन आई हो या नवजात बच्चे हो या 80 साल के बूढ़े हो, सबों के सामने एक क्यूज बनाया जाता था, सवाल जवाब होता था कि तुम्हारे कारण परिवार पर आँच आ रही है। तो इस तरह का जो ये कॉन्फ्रेंस है, जो एक कोर्ट कहिए, पारिवारिक कोर्ट, उसका सामना मुझे भी करना पड़ा। यही बात कि बचाव में दादी आई थी? नहीं, कोई नहीं आई। मेरी बड़ी दीदी हेम दीदी आई, हाँ, डॉक्टर हेम सिंह या हेमा सिंह कहिए, हेमलता सिंह।
वो उन दिनों थी सुंदरवती कॉलेज में, हाँ, संस्कृत के प्रोफेसर, बाद में प्रिंसिपल भी बने, रिटायर्ड। तो वो डायरी लेके आई जिसमें दादाजी ने लिखा था कि 25 वर्षों इस देश के बाद इस देश में क्या होने वाला है। डायरी पढ़ी गई चांदनी रात को, और तब मुझे छूट मिली। फिर ये बंदिश कि तुम कांग्रेस का विरोध नहीं कर सकते, तुम आंदोलन में नहीं जा सकते, ये छूट मिली। और इस तरह से हॉस्टल से निकल कर धीरे धीरे एमएलए, एमपी और जेल भी आता जाता रहा। अभी निकल के आया हूँ, कल क्या ठिकाना है कोई पता नहीं सकता, कल क्या होगा। लेकिन मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। सच को सच कहते हूँ। मैं मानता हूँ देश एक दकियानुसी विचारधारा के गिरफ्त में आ गया।